वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटीपी के अगले टॉपिक नंबर 5 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और जिसका नाम जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांत हैं। इसका हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज हम इसको आगे से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। और अगर इससे पहले वीडियो ना देखा हो तो आप प्लीज़ जाके पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं 12 तक उस वीडियो में करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब जो लड़की अपना बड़बड़ा रही है या अपना बातें कर रही है एक कपड़े फोल्ड करते हुए, वो कौन सा सिद्धांत या कौन से संदर्भ में कर रही है। नंबर 1 देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1, जीन पियाजे और वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अंतः केंद्रित के रूप में करेंगे। और अकेंद्रित मतलब जो अपने आप से मन से उत्पन्न होती है, जो अहम मतलब अपने आप को ईगो होता है, इसको मतलब ये होता है ईगो। और जो अपने आप ही सब कुछ मानना अपने आप को, उनको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे दुनिया चलना, जैसे उन्होंने बताया जीन पियाजे ने कि अपने ही बातें मानना, अपना ही सब कुछ करना, कि अपना ही से कैसे नहीं चलता है, तो वो उनको लगता है मैं जो बोलूँगा वही दुनिया फॉलो करेगी। ये सीधे 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 जीन पियाजे का स्टेटमेंट है। तो ऐसी चीज़ें नहीं है, वो बड़बड़ा रही है तो इसका मतलब ये नहीं अकेंद्रित है, वो ईगो उससे है। ठीक है, वो तब होता है अगर वो क्या नाम है किसी लड़के से या किसी व्यक्ति से अपनी बातें डायरेक्ट कहती है और किसी का अगले बात ना मानती। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेगा, और लव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। फिर वही बात आ गई, अकेंद्रित ईगो उसमें है ही नहीं, ईगो की बात नहीं आ रही है उसमें। ईगो की बात तब आएगी जब ऐसी चीज़ें हों, कोई एक्टिविटी में शामिल हो अगला, या ऐसे कोई उन्होंने वाक्य किया। एक बड़बड़ाना जनरल भी हो सकता है, किसी चीज़ से गुस्सा हो या अपने विचार को प्रदर्शित कर रही है, कोई कोई अपने विचार बोल के प्रदर्शित करते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन कमज़ोर है। आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा, और लव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। ठीक है, ये जीन पियाजे और पहली बात याद रखिए, और वाइगोस्की क्यों दिए रहता है, ये इनकी एक दूसरे से प्रेरित थे, लेकिन इनकी विचारधाराएं बिल्कुल अपोजिट थी एक दूसरे की। ठीक है, कभी भी जीन पियाजे के क्वेश्चन में वाइगोस्की का ऑप्शन होता है, वाइगोस्की के क्वेश्चन में जीन पियाजे का ऑप्शन होता है। उन्हें हम तुरंत कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि उनकी विचारधाराएँ बिल्कुल अपोजिट थी एक दूसरे के लिए। ठीक है, ये भी अन्योन क्रिया करेंगे, सामाजिक अन्योन क्रिया नहीं है किसी का नॉर्मल तरह का। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बड़बड़ाते ही हैं या कोई अपना काम अकेले में है। विचार हमेशा आत्मचिंतन से होता है, मन में होता है, जिसके लिए विचार भाषा की ज़रूरत होती है। वाइगोस्की ने भाषा की बात बताई थी, भाषा की ज़रूरत होती है, वह हिंदी में विचार करे या इंग्लिश में या स्पेनिश में या चाइनीज़ में, लेकिन वो करेगा। और जीन पियाजे ने कहा था कि भाषा की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो 2 साल के होते हैं वो भी न कहीं विचार करते हैं, या 1 साल का बच्चा कुछ खिलौना या खाना खाना है तो विचार करता है, वो कौन सी भाषा होगी। जीन पियाजे ने इसीलिए इनके विचारों को अपोजिट एक दूसरे को कहा जाता है। तो अन्योन क्रिया नहीं होगी कि जो सब लोग करते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, लास्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। जीन पियाजे और वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हम सीखते हैं वो अपने माता पिता या अपने परिवार अपने परिवेश से ही सीखते हैं, कि वो एक्टिविटी जो होता है, तो वही चीज़ अपने माँ या बाप से, यहाँ माँ का दिया है इसका मतलब पूरा परिवार भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में होता तो वो भी ज़्यादा सही होता। ठीक है, लेकिन ये चीज़ परिवार से हम सीखते हैं, जो कि हमारी सामाजिक पहला अनौपचारिक परिवार ही होता है। ठीक है, पद्धति का। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण, इसका मैंने बता दिया था, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आपको दूसरी बार तीसरी बार बता दे रहा हूँ, जो पिछला वीडियो नहीं देखे वो जान जाएंगे। संचार का माध्यम होता है संप्रेषण, ये साइकोलॉजी वर्ड है।
एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन है, एक फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण का महत्वपूर्ण कारक। भाषा किसने दिया था? मैंने पहले भी आपको बता दिया, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ वाइगोस्की, लेओ वाइगोस्की ने ही भाषा के बारे में बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, किसी और को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बंडूरा से कोई मतलब नहीं, कोहलबर्ग ने दिया ही नहीं, फ्राइड ने दिया नहीं, मात वाइगोस्की ने भाषा पे जोर दिया है। किसी भी कोई भी भाषा हो, विचार करने के लिए भाषा इन्होंने कहा था बहुत ही आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि कोई बच्चा हो, छोटा बच्चा है, वो नहीं जान पा रहा है कि गिलास लंबा है तो उसमें पानी कम है या ज़्यादा है। सेम पानी है और उसे चौड़े गिलास में अगर रखा जाए तो पानी की सतह कम हो जाएगी, क्योंकि पानी बराबर ही है लेकिन वो चौड़ा है, उसको आयतन वैल्यू में पता नहीं होता। तो उस क्या स्थिति होगी, इसलिए उसे कहा जाएगा। नंबर 1 ऑप्शन देखते हैं, वह प्रतीत नहीं बना पाता। ऐसा कोई बात नहीं है, प्रतीत बना ले रहा है। आगे देखते हैं। ठीक है, यह अनुकरण नहीं कर पाता। अनुकरण से मतलब मैंने बताया था, अनुकरण वो नकल होता है, कॉपी, और उसमें कोई कॉपी करने की पद्धति नहीं है, क्योंकि उसको कोई बार बार करने की कोई चीज़ नहीं कहा गया। वो कर पाता है कि नहीं पाता। अगर जैसे होता नहीं, दूध पीना होता है बच्चों को देने के लिए, तो माँ क्या करती है, अगर ज़्यादा बड़े गिलास में है, पतले गिलास में चौड़ा होता है, और क्या नाम है, चौड़े गिलास में देती है तो उसमें कम होता है। जब बच्चा जिद करता है ना कि बहुत ज़्यादा दूध नहीं पीना है, तो उसे चौड़े गिलास में दे देती है, उतना ही दूध होता है लेकिन उसका हाइट कम हो जाती है, तो उसे लगता है कि कम दूध है। तो अनुकरण की कोई यहाँ पद्धति है ही नहीं। प्रतीक कोई चिन्ह यहाँ है ही नहीं कि ये चिन्ह इसके लिए प्रदर्शित होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि अभी मेड आई हैं बर्तन धुलने के लिए, तो खटपट हो सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। वह ऑप्शन डी देखेंगे, वह उसका व्यवहार उद्देश्यमुखी नहीं है। उद्देश्यमुखी का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होगा, जिसका उद्देश्य अग्रसर होगा उसके लिए, लेकिन उस उद्देश्य अग्रसर से कोई मतलब नहीं। यहाँ तो उसको देखना था, यहाँ तो उसको देखना था कि क्या है क्या नहीं है। उद्देश्य से यहाँ कोई मतलब नहीं कि पहले क्या बना लिया, एम क्या है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका भी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऑप्शन बी देखते हैं, वैपर्तीय चिंतन नहीं कर सकता। वैपर्तीय चिंतन मतलब उसको अलग से, जैसे मैंने एक बड़े गिलास में था। दोस्तों मैं थोड़ा पॉज करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा शोर हो रहा है। ठीक है, इनके जाने के बाद मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, कंटिन्यू रखूँगा, सॉरी इसके लिए। तो जैसे दूध जो होता है वो पतले गिलास में ज़्यादा दिखता है, तो माँ लोग क्या करती हैं, उनको चौड़े गिलास में देती हैं जिसमें कम दिखता है, और बच्चे को आसानी से दूध पिला देती हैं जो बच्चा मना करता है। ठीक है, तो वो चिंतन नहीं कर पाता। कौन? वैपर्य चिंतन। ये चिंतन होता है जो हर अवस्था बदलने पे होता ही है, मतलब एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन के जाने के बाद उसे किसी चीज़ का ना चौड़ाई ना लंबाई ना किसी चीज़ का आयतन का उसको कोई चिंतन नहीं है, या दूसरे विभिन्न अवस्थाओं का चिंतन नहीं कर पाता। एक अवस्था देखी, उसी अवस्था को समझता है। ठीक है, अवस्था चेंज होती है, उसके पीछे का रीज़न वो चिंतन नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश करके कुछ सीखते हैं। तो समवयस्क के साथ डैश करके कुछ सीखते हैं, क्या मारपीट करके? नहीं, बिल्कुल गलत है। अनुकरण करके, उनका नकल करके, नकल समवयस्क करके कम होता है, क्योंकि वाइगोस्की ने ये नहीं कहा था। वाइगोस्की ने कहा था वो अंतःक्रिया करके, सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। सामाजिक मतलब यह सहपाठी अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया किया कहा था, सामाजिक अंतःक्रिया कहा था। तो वो दोस्तों के साथ जो रहते हैं उनके अंदर अपने आप में जो अंतःक्रिया होती है, जो खुद से करने की क्रिया उत्पन्न होती है, वो किसी के दबाव में नहीं रहते। जैसे टीचर के दबाव में, पेरेंट्स के दबाव में, मैं ऐसा करूँगा, या मैं ये चीज़ सीख लूँ, या मैं ये बोल दूँ, या इस तरह मैं इसको पेन को इस तरह पकड़ के, कुछ चीज़ नहीं होती, कोई क्रिएटिविटी, कुछ चीज़ें उत्पन्न नहीं हो पाती बड़ों के डर से, और सहपाठी के साथों में ये सब हो जाती। तो उन्होंने कहा अपनी अंतःक्रिया
यूज। अंतःक्रिया जो स्वयं से उत्पन्न होती क्रिया, इस किसी चीज़ को करने के लिए स्वयं का जो माइंड काम करता है वो क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। वाइगोस्की का नाम आया है तो ये सही है। अनुकरण, उनसे अनुकरण करके सीखता है, कुछ चीज़ें सीखता है लेकिन पूरा नहीं। अंतःक्रिया करके, अंतःक्रिया में कुछ अपने आप से क्रिया करता है, अनुकरण भी हो जाता है, प्रयोक्ता की भावना उनके अंदर होती नहीं है। इनके अनुसार कहने के मतलब है कि बच्चे समवयस्कों के साथ, ठीक है। तो अंतःक्रिया वाइगोस्की के अनुसार मेन और ये दोनों तो अलग अलग थ्योरी में हो सकते हैं, लेकिन वाइगोस्की का अगर नाम लिया है तो उन्होंने अंतःक्रिया का बात आएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अमूर्त। पहले बात आप जान लें, अमूर्त चिंतन क्या है? जो परिकल्पनाएं बनती हैं, परिकल्पनाएं, जैसे कि परी वाला कहानी हो गया है, या जो चीज़ें हम सब अभी पता नहीं हमको, जैसे कि गैलेक्सी के ऊपर के बारे में क्या है, आगे गैलेक्सी क्या है, कुछ चीज़ें पता हैं, नीचे आज तक कोई जाके नहीं देख पाया है पृथ्वी के अंदर। हम वेव के माध्यम से, तरंग के माध्यम से, पी वेव, एस वेव से हम भेजते हैं, एल वेव से, और लेकिन हमें जाके आज तक नहीं जा देख पाए हैं। 8-9 किलोमीटर से जा पाते हैं, इससे ज़्यादा नीचे हम तो नहीं जा पाते। कोई भी चीज़ें होती हैं, हर 100 मीटर पे 1 सेंटीग्रेड, हर 32 मीटर पे 1 सेंटीग्रेड बढ़ता है टेम्परेचर। तो सोच लीजिए 1 किलोमीटर पे कितना सेंटीग्रेड होगा। तो अमूर्त चिंतन वो होता है जो हम अब चिंतन करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का नाम लेने से पहले मतलब उसके बारे में परिकल्पना बोल देते हैं, करने लगते हैं। जैसे हमने बोला, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि एक टीचर का नाम लिया तो आप उसके बारे में बहुत सी भिन्न भिन्न चीज़ें सोचेंगे, अच्छी भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो वो सब अमूर्त चिंतन होती हैं। या उसके आगे कैरेक्टर के बारे में, आगे के बारे में सोचना, तो अमूर्त चिंतन। अमूर्त जिसे देख के नहीं, अपने आप से नाम लिया और अपने आप से चिंतन चालू हो गया। और नाम लेने से अगर उसका प्रतिबिंब बन जाता है तो वो मूर्त होता है, ठीक। इमेज बन जाने से, नाम लिया कि मान लीजिए हमारे टीचर हैं रोहन सर, या कोई भी सर है, अभिषेक सर, अगर मुझे आप देखे होते तो आपकी प्रतिबिंब बन जाती मेरे चेहरे, तो वो होता मूर्त। अगर मैं चेहरा भी नहीं देखे, मान लीजिए अभिषेक सर क्या कर रहे होंगे, ये सोचना अगर होगा तो वो अमूर्त चिंतन होगा, ठीक। अपने आप से आप बना रहे हैं, परिकल्पनाएं जोड़ रहे हैं कि हाँ ये कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे तो ऐसे पेन पकड़े होंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक चिंतन, अमूर्त चिंतन वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है, ठीक है। अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन मैंने आपको बता दिया, वो तो है ही नहीं पहले ही। संवेदी चिंतन इसे बोलते हैं, सेंसर मोटर स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है, बच्चे जो करते हैं, जो देख के करते हैं, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता। पूर्व संक्रियात्मक, ये 2 से 7 वर्ष के होता है। और ये औपचारिक, ये 7 से 11 होता है। और ये 11 से 15 वर्ष होता है। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को अमूर्त बोलते हैं, अमूर्त चिंतन या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं औपचारिक अवस्था को, ठीक है। तो आप इस तरह डिफाइन किए रहिए, जाने रहिए। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द पद का उपयोग किया है, ठीक है। तो मानसिक जो संरचनाएं बनती हैं हमारे मन के अंदर, जो हमारे मन से प्रतिबिंब या संरचनाएं बना रहते हैं, किसी की रचना, संरचना अलग हो गई, संरचना बनाना किसी के प्रतिबिंब के रूप में बनाना, और उसके निर्माण में जो चिंतन करते हैं वो क्या होगा। जीन पियाजे के अनुसार क्या होगा, जीन, जीन तो कोई मतलब नहीं, जीन्स होता है, जीन्स होता है जो अनुवांशिक होता है, इसका कोई यहाँ मतलब है। परिपक्व प्रखंड होता है, स्कीमा अवधारणाएं होती हैं, विकास क्षेत्र होता है। तो परिपक्वन है या परिपक्व प्रखंड। परिपक्व यहाँ मैच्योरनेस से कोई मतलब नहीं है कि आप मैच्योर हो, नहीं मैच्योर हो, ठीक है। आपके अंदर मानसिक संरचनाएं बन रही हैं, मैच्योर होगे तो आपके अंदर ज़्यादा अच्छी मानसिक संरचनाएं बनेंगी जो मैच्योर स्टेज को दर्शाती हैं, और मैच्योर नहीं होंगे तो अनमैच्योर वाली बनेंगी। लेकिन यहाँ उसका नहीं, यहाँ अवधारणाओं के, ये क्या होंगे, चिंतन प्रखंड क्या हो गए, ये अवधारणाएँ बनेंगी। जो अवधारणाएँ क्या होंगी, जो चिंतन के निर्माण की जो प्रखंड मतलब जो पद्धति है या उसका एक खंड जो भाग है वो अवधारणाएं होती हैं, ठीक है। ये डिफिनीशन है अवधारणा नहीं, जिसको स्कीमिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। तर्क क्या है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। मतलब वो कहता है कि आप कुछ मेरे लिए करो, मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा
मतलब तर्क जो दिया उन्होंने, किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो जो बच्चा कहता है ये आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए कर दूंगा, आपके लिए भी करूंगा, तो वो एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। आगे देखते हैं, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण। इसमें सामाजिक अनुबंधन कोई नहीं है। सामाजिक अनुबंधन वो होता है बिना सामाजिक जो अनुबंधन होता है बिना बिना लाभ के होता है। ठीक है, हम पहले ही लाभ के लिए नहीं सोचते कि आप मेरे लिए अगला करोगे मैं आपके लिए करूँगा, नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा, ये भावनाएं उसमें लाभ नहीं आती। ठीक है, लाभ की, क्योंकि सामाजिक जब हम कार्य करते हैं तो बिना लाभ के, बिना उद्देश्य हमारा पूरा होता है लेकिन लाभ नहीं होता। ठीक है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। सहायक उद्देश्य अभिमुख, इसने कोई सहायता नहीं की, सहायक बता दिया ना। सहायक भी होता है कि हम आपकी सहायता करेंगे, आप मेरी सहायता करना। तो एक उन्होंने कहा मैं आपके लिए करूँगा, आप मेरे लिए करना। एक इसमें सहायक नहीं हुआ। सहायक होता है किसी के काम में करना, आप गए बिना उद्देश्य बिना उसके लालच के आप सहायता किए। ठीक है, अब उसके बदले में वो आके कर दे वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप करोगे तो मैं करूँगा। इसमें भी ये भी बहुत कमज़ोर है। दंड और आज्ञा पालन, दंड और आज्ञा पालन का कहीं बात ही नहीं, दंड की नहीं बात की है कि आप करो फिर मैं नहीं करोगे तो मैं मारूंगा। ऐसा भी नहीं, कहीं आज्ञा भी नहीं दी गई, तो ये तो गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। जो अच्छे लड़के और अच्छी लड़की जो इनके अभिमुखी मतलब जो मतलब बोलने वाले होते हैं, जो अग्रसर होते हैं बोलने में के लिए कि आप मेरे लिए कर दो मैं भी आपके लिए कर दूंगा, तुरंत बोल बैठते हैं। बड़बोला नहीं कह सकते उनको, बस ये कह सकते हैं कि अपनी बातें वो तुरंत कह देते हैं, जो कि सही होती हैं, गलत नहीं। लेकिन लड़का और लड़की के लिए दर्शाता है ये, एक छोटे बच्चों के लिए, लड़का के लिए, किशोरावस्था तक के लिए ही दर्शाता है जो अभिमुखी कारण होता है इनका, कि इनका जो मुखी है मतलब अपने मुख पे ही अपना विचार इन्होंने प्रसिद्ध कर दिया, मुंह पे जाके कह के। ऐसा नहीं कि आप मेरे लिए, मैं आपके लिए काम करूं फिर ये वेट करें कि आप मेरे लिए काम करो, क्योंकि इनकी इतनी नैतिकता और इतने सामाजिक स्तर बड़े नहीं होते हैं, स्टार्ट होते हैं ये उसके बिना उसके सामाजिक कर भी रहे हैं, लेकिन अपना फ़ायदा देखते हुए या अपने लिए विचार करते हुए, पहले उनका काम करेंगे फिर वो अपने मदद करें। तो ये हो जाएगा अच्छे लड़का और अच्छी लड़की की अभिमुखी के कारण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा और अवधारणा। मैंने आपको बता दें परिकल्पनाएं जो होती हैं उनको अवधारणाएं बोलते हैं, या उनकी चिंतन जो होते हैं वो अवधारणाएं बनती रहती हैं। में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। जो अवधारणाएं होती हैं उसमें बदलाव की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। तो नंबर 1 देखते हैं, आत्मसातीकरण, मतलब अपने आत्म में जो साथी मतलब जो धारण कर लिया जाए उसको कहते हैं। समायोजन, बहुत सी चीज़ों का मतलब समायोजन करना। अनुकूलन मतलब अपने आप में ढाल लेना, एक किसी भी परिस्थिति या किसी भी स्थिति या किसी भी प्रक्रिया को अपने आप में ढालना। अहं केंद्रित मतलब ईगो होता है, जिसको ईगो होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही कहना है, मैं ही सब कुछ कहूँगा, ये तो ऐसे ही गलत। अवधारणाओं को जब हम बदलने, जो स्कीमा होता है वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया जो होती है, जब उसमें हम बदलाव करते हैं अवधारणाओं में, पहले परिकल्पना या चिंतन से जो परिकल्पना संरचना बनती है वो, और फिर उसके बाद अवधारणा एक बन जाती है या स्कीमा, उसमें जो बदलाव की प्रक्रिया होती है कि हाँ ये अभी भी मेरी ये अवधारणा, कहते नहीं आप अपनी अवधारणा सही कीजिए, अपनी अवधारणा भी अगर कुछ हमको इम्प्रूव करना है, वो बदलाव की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहेगा कि मैंने आत्मसात कर लिया, अपने आत्मा में बसा लिया है, या मैं आत्मचिंतन कर चुका। मतलब नहीं कहते कंठस्थ करना, अपनी चीज़ को याद कर लेना, बिल्कुल याद हो गया अब ये भूलेगा नहीं, तो जब उसकी बदलाव की प्रक्रिया आएगी तो आत्मसातीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, तो आत्मसातीकरण होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षिका दो एक समान ग्लासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। ठीक है, वह उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा और एक दूसरा चौड़ा है। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता ही दिया, इससे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए। वह बच्चों को उस ग्लास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है, बस उस, ठीक है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास, मतलब बच्चे उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। ठीक है, लंबे गिलास में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है। शिक्षिका ने बच्चों को डैश कठिनाई है, जो शिक्षिका है कि जो बच्चे हैं उनमें डैश कठिनाई है, पिछला हमने देखा है। अब किस चीज़ की कठिनाई है, एक देखें समायोजन की,
अहम केंद्र की कठिनाई नहीं है, वो अपने आगे अहम केंद्र मतलब ईगो होता है अहम केंद्र। और विकेंद्र, ये देख लेते हैं। पलटावी इसका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। समायोजन का यहाँ पे कोई वही रूल ही नहीं है, ठीक है। वैकल्पिक था, ठीक है, वो उसमें वाले क्वेश्चन में वैकल्पिक ऑप्शन था। यहाँ विकेंद्रीय होगा, उसमें विकेंद्रीकरण की कठिनाई है। वो विकेंद्रीय के जो केंद्र से बाहर जाए, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता है कि क्या कौन सा गिलास सही है कौन सा गलत है। जैसे कि कुछ भी हो, जो एक एम से, जो उसका फोकस पॉइंट से उससे बाहर जाना, विचार को बाहर जाना विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसकी सभी के संदर्भ में अलग अलग डिफिनेशन होंगी, लेकिन केंद्र से बाहर जाना विकेंद्रीकरण, मतलब एक अपने फोकस जो सही है उससे बाहर जाना विकेंद्रीकरण, या फोकस से बाहर जाना केंद्र की तरफ से, तो विकेंद्रीकरण हो, इसकी कठिनाई है बच्चों में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर, जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जो कोहलबर्ग का पूर्व परंपरागत सिद्धांत था, इनके पूर्व जो परंपरागत हैं, इनके 3 टाइप हैं कोहलबर्ग के। एक नंबर 1 पूर्व परंपरागत, नंबर 2 परंपरागत, नंबर 3 है जो उत्तर परंपरागत है, ठीक है। तो इन्होंने पूर्व परंपरागत में 2 चीज़ें बताई हैं, मैं इसको जस्टिफाई यहाँ कर दे रहा हूँ। दोनों, एक है कि दो अवस्था के आधार पर इनको इन्होंने बांटा है। एक दंड एवं आज्ञाकारिता के, ठीक है, दंड और आज्ञाकारिता। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, साधनात्मक सापेक्षवादी, ठीक है। 2 अवस्थाओं को इन्होंने बांटा है, एक नंबर 1 नंबर 2। तो इसमें से नंबर 1 अवस्था जो कि है दंड, आज्ञाकारिता, निहित संभाव्यता दंड, तो ये इसके हिसाब से इन्होंने बांटा था। दूसरा भी आ सकता था साधनात्मक सापेक्षवादी, ठीक है। तो नंबर 2 यही है। टाइम ज़्यादा होने के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।